गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। देखते देखते 21 दिन बीत गए। आज भी अपने यहाँ से 3 लोग थे, 2 लोगों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में थे, उनका आ गया है। इनका बैकग्राउंड जानिए। ये एयरफोर्स से थे पहले, फ़िलहाल पीजीटी हिस्ट्री हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और ये पीएचडी हैं, और पीएचडी भी है इनका एयरफोर्स के इतिहास पे। ये चीज़ इनको बहुत काम आया, क्योंकि बार बार पीएचडी वाले को मैं कहता हूँ कि अपनी थीसिस के इर्द गिर्द इंटरव्यू बहुत शानदार, बड़ा एकदम ऐसे लगता है कि जैसे पूरा फ्रेम किया हुआ इंटरव्यू है, और योग्य भी हैं, गंभीर भी हैं। तो इनसे पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप सबको पता है कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का तकिया कलाम था शुरू से। इन्होंने अपने बारे में बताया। उसके बाद बात आ गई अपने पीएचडी के लिए यह विषय क्यों चुना। तो सीधी सी बात है कि हम एयरफोर्स में नौकरी किए हैं, मैं हिस्ट्री से एमए हूँ, तो बट नेचुरल है कि कोई अपने सब्जेक्ट को ही चुनेगा। तो सहज सा सवाल है। और मिक्स्ड लैंग्वेज का बोर्ड था, चेयरमैन जाते हैं हिंदी में शुरू की, और 2 टीचर इंग्लिश में बात कर रहे थे, 2 हिंदी में कर रहे थे। तो बहुत अच्छा, ये भी इनके लिए पॉजिटिव साइन रहा कि दोनों भाषा में अपनी सिद्धस्तता, अपनी प्रवीणता को इन्होंने दिखाया। आप कौन सी विधि का प्रयोग किया बताएं। आपने रिसर्च क्वेश्चन क्या थे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, और इस ढंग की चीज़ें हुई। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आया कि आज अगर इसी टॉपिक पे आपको पीएचडी करने का मौका मिले तो और क्या करेंगे। तो बट नेचुरल है कि 2000 में इन्होंने किया, कहा कि इसमें मैं 3-4 टॉपिक बढ़ाऊंगा और ओरिजिन को ख़त्म करूंगा। ओरिजिन के जगह मैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। तो आज जो स्थिति है कि मॉडर्नाइजेशन वो जुड़ेगा, मतलब लगभग इतने दिनों में 22 सालों में एयरफोर्स का पूरा इतिहास ही बदल चुका है। आज एयरफोर्स उन्हीं चीज़ों से चलता है जिसकी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति चौथी पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति का ध्वज वाहक है, फ्लैग कैरियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज और डेटा साइंस, इन सारे चीज़ों को से टेक्नोलॉजी गवर्न हो रही है। आज जो राफेल में जो चेंजेस आए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बहुत हस्तक्षेप है उसमें, और चीज़ें हैं। और मॉडर्नाइजेशन पूरा हो चुका है। बार बार क्लास में भी कहा हूँ कि अब जो युद्ध होगा तो बॉर्डर पे लोग कम लड़ेंगे, बहुत नॉमिनल, जो एयर डिफेंस सिस्टम से ही हमारी लड़ाई होगी, ड्रोन ही हमारा फौजी बनेगा, तो पूरा मिजाज ही बदल जाएगा। तो इस पर कई बार मैंने डिस्कस किया, अग्निवीर का यही उद्देश्य है। उसके बाद इन्होंने कहा आत्मनिर्भरता, चूँकि आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज पे ही हमारे डिफेंस सिस्टम के इक्विपमेंट बेस्ड हैं, तो धीरे धीरे चल ही रहा है। मोदी जी की योजना है मेकिंग इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो सारे सौदे के साथ हो रहा है, राफेल में भी हो रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सब में धीरे धीरे चालू है। तो आत्मनिर्भरता वाले चैप्टर को मैं ठीक से उसका पूरा मूल्यांकन करूंगा। तीसरा इन्होंने बताया कि जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक स्थितियां बदल गई है। क्या बदल गई है ये समझने की ज़रूरत है। तो चीन के पावरफुल होने से जो हमारा साउथ एशिया था उसमें अब हमारी बहुत अच्छी पकड़ मात्र एक देश के साथ रह गया है। वो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश, जिसके साथ मिला जुला के ठीक है। पाकिस्तान पूरा चीन के साथ युद्ध करने को तैयार है। श्रीलंका की स्थिति है, पूरा चीन का दबदबा है। मालदीव की भी वही स्थिति है, नेपाल की भी वही स्थिति है। भूटान थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन उसका बहुत ये उस रूप से उसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। अब चूँकि नेपाल चारों ओर बॉर्डर तक रोड ला रहा है चीन की मदद से, तो हमें भी पूरा बॉर्डर रोड बनाना पड़ रहा है।
इसके साथ ही चीन, अभी जो यूक्रेन क्राइसिस है उससे दो बातें पता चलती है, इसको मैं विशुद्ध रूप से वर्ल्ड वॉर 3 ही मानता हूँ। फर्क इतने हैं दोनों युद्ध में कि हर देश के मल्टी एंगल वॉर था, मल्टी डायमेंशनल पार्टिसिपेशन था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि वॉर देखने में बड़ा लीनियर नेचर का है, रैखिक कि दो बाउंड्री पे लड़ रहे हैं, लेकिन ये रैखिक नहीं है, ये एक तरह से नॉन लीनियर वार है। जब बिडेन साल भर बाद जाता है वहाँ, कीव में पहुँच के घोषणा करता है कि मैं किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा, और पूरा पश्चिम की शक्तियाँ जो सदैव इस संसार को अशांत करने में रही है और उस देवता की पूजा करती है जो दुनिया में शांति का सबसे बड़ा मसीहा है, ईसा मसीह, और ये अपने डिप्लोमेटिक लाभ के लिए ज़बरदस्ती ह्यूमन सिविलाइजेशन पे एक बाढ़ डाला और पूरी दुनिया त्रस्त हो गई है। इतनी महंगाई, यूरोप का तो ये हालत है कि मुश्किल है संभालना। यूरोप के जितने भी करीब 20-22 देश की बहुत बुरी हालत है, जिसमें चेक रिपब्लिक है, जिसमें पोलैंड है, हंगरी है, जितने छोटे देश हैं सबकी स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है डे टू डे। खुद यूएसएसआर के जो पुराने पार्टनर हैं तो आर्म्स सब दे ही रहा है। वही आपने पढ़ा होगा कि जर्मनी से वही चीज़ें गई हैं जिसको हिटलर ने यूज किया था, ब्रिटेन भी दे रहा है। तो सब चीज़ तो इक्विपमेंट जा ही रहा है, पैसा जा ही रहा है, केवल और भागीदार के बीच नहीं। इधर भी चीन का सपोर्ट है ही, ईरान के पकड़ा ही रहे हैं ड्रोन रूस के साथ, और कोरिया कह ही रहा है। तो अगर इसमें कोई तीसरा देश आ जाता है यूक्रेन के लिए अपनी अगर सेना लेकर, तो 5 मिनट के अंदर रूस वो चीन तो इसका बाट जो रहा है, जो अपमानित हुआ कोविड में, तो चीन तो खोज रहा है, जो देसी भाषा में बोलते हैं रार, कि तू करो, और चीन पूरी ताकत लगा देगा। और चीन को लगाना ईरान लग जाएगा, उत्तरी कोरिया लग जाएगा, और पाकिस्तान भी लग जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए। चूँकि चीन इस में लगा हुआ है, अगर पेंडेमिक नहीं आता तो चीन अपने को सुपर पावर डिक्लेयर कर चुका है। कैसे? तो आज आर्थिक युग में 22 लगभग अप्रोक्सीमेटली 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका की है, और 20 ट्रिलियन पहुंच चुका है चाइना भी। हम अभी 5 का लक्ष्य रखे हैं। तो इस परिस्थिति में बहुत ही भयावह होने की बात है, और इस पे डिबेट चलता रहता है। तो इस ढंग से आगे ये टॉपिक यूक्रेन वाला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बता दिया। तो ये इन चीज़ों को इन्होंने अपने पीएचडी को फिर से करने में दिखाया। उसके बाद इतिहास के हैं, इनसे पूछा इतिहास पुनर्लेखन की ज़रूरत है, तो इन्होंने अच्छा जवाब दिया। हालांकि उस जवाब से मैं सहमत नहीं हूँ। इन्होंने चर्चिल को कोट किया कि मतलब जिसके हाथ में शक्ति है वो अपने इतिहास की रचना करता है, बट इट इज़ नॉट ए हिस्टोरिकल थॉट। चर्चिल इज नॉट ए हिस्टोरियन। तो इतिहासकार जिसकी ज़िंदगी बीतती है पुस्तकालयों में और चीज़ों में, इतिहास लेखन क्यों होता है, बार बार अलग अलग स्कूल क्यों आते हैं, तो मोटा मोटी लगभग 5 दर्जन स्कूल हैं, संप्रदाय हैं इतिहास लेखन के। 60 से 70-75 तक हो चुके हैं, लेकिन 4-5 को सदैव याद रखिए। एक स्कूल जो है वो कहीं भी राष्ट्रवादी स्कूल चलता है, और ख़ासकर हम जिस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया के इतिहास में ये बड़ी समस्या है कि राष्ट्रवाद को केंद्र में रख के लिखा जाता है। अब पाकिस्तान ने पूरी आज़ादी की लड़ाई के ही चैप्टर को ख़त्म कर दिया, और वो कहाँ अल्लाह के जन्म से क्या क्या किया। तो और जब तक कोई व्यक्ति इतिहास की तार्किकता को नहीं समझेगा, उसका कभी भी वर्तमान और भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। इतिहास पढ़ने की चीज़ नहीं है, जीने की चीज़ है। चूँकि इतिहास क्या करता है, तो आपके जीवन में अनुभव को ऐसे जोड़ देता है कि आप मतलब लाखों वर्ष के अनुभव से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पास अपने जीवन में कितना अनुभव होता है, और इतिहास
को जब आप ठीक से पढ़ेंगे और उसके साथ मजाक नहीं करेंगे तो आप अनुभव से लबालब हो जाएंगे। हर कदम आपका जीवन में हाईली पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम डिसॉल्विंग नेचर आपका बन जाएगा। नॉट ओनली सल्वर आप बनेंगे, डिसॉल्व कर देंगे उसको, घुला देंगे, बिला देंगे समस्याओं को। कैसे? तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की तो कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वही इतिहास लेखन गाहे बगाहे सत्ता के करीब घूमने लगता है और कहीं ना कहीं इतिहास को चोट पहुंचाता है और कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लिखने की बात करता है, तो इतिहास नहीं रह जाता है। वो क्या हो जाता है? भाटाचारी। भाट लोग जैसे बाणभट्ट अपने ही राजा की प्रशंसा करते रहे। हिंदुस्तान के अंदर इतिहास लेखन कला का भयंकर अभाव है। इतिहास लिखना हमने सीखा किससे? तो मुसलमानों से सीखा, और वो इतिहास उनका डायरी लेखन था, तो फैक्ट बहुत अच्छा लिखते थे। हमारे पास पूरा इतिहास खंगालने के बाद एक राज तरंगिणी मिलता है कलहन का। वो राज तरंगिणी हमें, चूंकि कश्मीर का इतिहास है वो, लेकिन और कुछ राजाओं के बारे में बताया गया है, उसमें थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ध्यान रखा गया है। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कौन युग की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कथा और गप है, इसी में लोगों की रुचि है। लेकिन एक पीजीटी और एक हिस्ट्री के लेक्चरर से ये उम्मीद मैं नहीं करूंगा या बोर्ड नहीं करेगा। अगर आपसे पूछता है तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कुछ है ही नहीं। अब रही बात कि इतिहास का क्या नज़रिया है, तो इसको देखने के लिए इतिहास के पात्रों को देखना होगा। पहले जो इतिहास लेखन की परंपरा थी, जिसमें राजा महाराजाओं की गाथा, सामर्थ्य की गाथा, जिसकी चर्चिल बात करता है, लिखा जाता था। मतलब केंद्र बिंदु में वो होते थे, वही सब कुछ होते थे। जब इस्लामिक आया, आपको याद होगा 2 आदमी अद्भुत आया हमारे देश में, जब भी समय मिले इनको पढ़िए, अल-बेरूनी और उत्बी। 2 ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने क्या किया कि डे टू डे का ऑब्जर्वेशन लिखा, और दोनों कमांडेंट थे, फौज के लोग थे। उसके बाद जो मुगल काल आया तो बहुत सब अपनी जीवनी लिखे हुए हैं। बाबर बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, बाबर ने अपनी जीवनी लिखी, तुझ के बाबरी तुर्की में लिखी, बाबरनामा फारसी में उसका ट्रांसलेशन हुआ, सब ने अपनी जीवनी लिखी है। अकबर चूँकि पढ़ा लिखा नहीं था तो वो अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखा, लेकिन जीवनी अकबर की भी है। और डेली रजिस्टर लेके अब्दुल फजल और फैजी बैठते थे और एक एक चीज़ की एंट्री होती थी, जिसको आप मिनट्स कहते हैं, आज भी पढ़ के देख सकते हैं, और तमाम चीज़ें भरी पड़ी है। तो इतिहास में चरित्रों को आगे लाना है, तब जाके सर्वमान इतिहास होगा। केवल हम राजा महाराजा का क्यों पढ़ें? तो सबकी इज्जत करनी होगी। एक दृष्टि बनी मार्क्सवादियों से निकली, रंजीत गुहा की सबसे लेटेस्ट दृष्टि है, जिसको सबल्टर्न स्कूल कहते हैं। सबल्टर्न का मतलब होता है जिसका कोई नहीं। तो मास की भूमिका वो खोजता है कि जिनके श्रम से ये मिट्टी गूंथी गई और हर जगह उन्होंने इतिहास बनाया। आखिर पुल कौन बनाया, डैम कौन बनाया? आज भी ये सवाल उठा था कोरोना में, जब लेबरर्स जा रहे थे यहाँ से लेकर बिहार तक, लाइन लग गया, तो क्या सवाल उठाया गया? ये कौन है? असली देश के सृजक यही हैं। तो उनके एंगल से इतिहास कितना सुखदायक है, उनके लिए क्या कोई देश सोचा है, कोई व्यवस्था क्या सोची है, तो उससे हमें इतिहास में क्या मिलेगा? तो कहीं ना कहीं इंटरनल डायनामिज्म, आंतरिक गतिशीलता इतिहास नहीं दिखा पाती है। इतिहास लेखन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है बार बार कि इंटरनल डायनामिज्म समझ में आता नहीं है। डायनेमिक्स जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हाउ कैन आई एक्सप्लेन द फैक्ट्स। उन किसानों का इतिहास, उन आदिवासियों का इतिहास, बहुत अच्छी एक किताब आई है एमजे अकबर की, बुक फेयर लगा हुआ है, शायद पेंगुइन से आई है, उसको ज़रूर खरीदिए, डॉल्बी साहब एंड समथिंग करके।
आंखें आपकी खोल देगी कि हमारे लिए ट्राइब्स ने क्यों लड़ा। ये अंग्रेज इतने यहाँ आकर, एक ब्रिलियंट रेस है, लेकिन यहाँ आकर इतने अय्यास हो गए कि 7-8 नौकर रखते थे, इनको जूता कोई पहना रहा है, टाई, और जो एक बार यहाँ पे सेना आता था तो उसकी छुट्टी 3 साल तक तो जाना ही नहीं। और ट्राइबल्स दलाल इनके लिए औरतें ला के छोड़ देती थी, रात भर उसके साथ इतने मतलब बदतमीजी करते थे इस ढंग का, और मतलब जीना हर लोगों का हराम कर दिया इस फौज ने। तो उस इतिहास को भी तो हमें पढ़ाने की ज़रूरत है कि उससे क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे। ये नहीं है कि चंद लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई। कम योगदान नहीं है ट्राइबल्स का, कम योगदान उन किसानों का नहीं है जिसने हमें आज़ादी दिलाई। आखिर रेलवे उनको बना दिया और रेलवे पर अप्रत्यक्ष रूप से हमें आज़ादी दिलाई। बाबा तो रेलवे का कोस रहे हैं, गांधी बाबा। तो सारी चीज़ें के निर्माण में हो रहा, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो लड़ता, लेकिन एक मीन्स क्रिएट करने में कहीं ना कहीं उस ईंट का रोल है। तो बिल्कुल हर बार इतिहास में ज़रूरत। एनल स्कूल जो फ्रांस का है, उसका बहुत बड़ा योगदान है तार्किक इतिहास में, और इसके लिए हमको पश्चिम में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम में कुर्बानी दी है। उन्होंने सोचा है किसी को परहेज नहीं करना चाहिए। कल्पना कीजिए, कई बार क्लास में बोला हूं, फिर बता रहा हूं कि इस 3 आदमी अगर नहीं होता तो क्या आज हमारी गुरु माँ जो आज़ादी महसूस कर रही है, हमारे जो दलित भाई कर रहे हैं, जो हमारे ट्राइबल्स लोग कर रहे हैं, करते क्या आप? इतना बढ़िया संविधान बन जाता क्या? नहीं बनता। कुछ भी आपको नहीं लेने देता। मुट्ठी भर लोगों के पास आज भी जो सत्ता वर्ग है, उसकी पूरी जनसंख्या भारत में मात्र 15% है, उस गठजोड़ की। उसके आप अंदर आप आज भी दमते। वो कौन व्यक्ति था? उस 3 की जरूर आराधना होनी चाहिए। पहला था डार्विन। डार्विन ने अपने धर्म को, अपने चर्च को चैलेंज किया कि मैन इज ए नॉट ए क्रिएचर। मैन कोई क्रिएचर नहीं है, कि कोई पेंटर की पेंटिंग नहीं है कि कोई आके बना दिया। मैन इज कम आउट थ्रू द इवोल्यूशन। एक उद्विकास के सिद्धांत से मनुष्य आया है और दिखाया फोसिल्स एविडेंस, तमाम चर्च का घंटा तोड़ दिया। दूसरा सिगमंड फ्रायड उधर से उठता है, कहता है ये तो दिस इज ए मैन मेड, पूरा ईश्वर और ये पूरा नाटक मनुष्य के द्वारा अर्जित चीजें हैं। और पूरा उस स्कूल ने तहलका मचा दिया कि सब मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। और आज आपको पता है कि मानसिक स्वास्थ्य कितनी बड़ी चुनौती है। पढ़ना है तो एक बहुत बड़े अल्फ्रेड एलिस की जीवनी कभी पढ़ के देखिए। अल्फ्रेड एलिस लिखता है कि जब उसकी माँ साइकेट्रिक थी, बाप डिवोर्स दे दिया था, कैसा जीवन उस बच्चे ने जिया है। शानदार, दुनिया में दूसरे नंबर का वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एडलर के बाद उसी का नंबर है, उसके बाद फ्रायड आता है। तो ये, और तीसरा फिर उधर से उठा कार्ल मार्क्स, कहा कि ये हफीम है। इन तीनों ने परिवर्तित कर दिया वहां की सोच को, और आज भी कोरोना का टीका मुझे उसी सोच के चलते मिला, सब कुछ मिला। तो समझना होगा। तो इतिहास बार बार रेक्टिफिकेशन की मांग करता है, और जिनको हक नहीं मिला है उसके हक के लिए लिखा जाता है। और जब तक उनको हक नहीं मिलता है, जब तक इतिहास में तार्किकता नहीं है, वो चूंकि इतिहास साहित्य से इसलिए अलग होता है कि हर चीज़ का साक्ष्य और प्रमाण है। अगर एक शब्द भी मैं बोलता हूं इस चैनल के ऊपर भी, तो पूरी जिम्मेवारी है कि हमसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई कहाँ से बोल रहे हो। तो उसी तरह से इतिहास में एक भी एंट्री किसी के बास्टपन से, मतलब किसी के पूर्वाग्रह से नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए इतिहास पुनर्लेखन बराबर खोजता है कि पार्टिसिपेशन हो, नई चीज़ें बाहर आएँ, चीज़ों को हम समझ सके, एनालिसिस हो सके। विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है, उसे हम समझें। तब तो हमने समझा रहे, हड़प्पा जैसी सभ्यता मेरे पास थी, कितनी बड़ी अजंता जैसी पेंटिंग थी, बताइए वो कर्नल कितना महान था, गया भील का खोजने और पेंटिंग हमको खोज दिया। 27 साल तक वहाँ रहा हो। कैसे हम इतने टेम्पल्स को समझ पाते, इतने प्रकार के इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझ पाते? क्या नहीं था हमारे नॉलेज के अंदर? अपनी ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास में उसको जगह नहीं मिली है। हमारे पास आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और चीज़ों से भटक रही है। हमने सबसे पहले, हम पूरी एशियन
वैलीज जो थी वो शुरू में बहुत अच्छा फाइन अनाज कह लीजिए, फाइन सीरियल्स उपजाती थी, जिसको पता नहीं इन लोगों ने मिलेट्स क्यों कहते हैं। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैं जिसको बहुत अच्छा नाम दिया गया, कर्नाटक में उसको श्रीधान्य बोला जाता है, जिसको मिलेट्स, मिलेट्स का हिंदी कर दिया मोटा अनाज। बेवकूफ़ी भरा डिसीजन। इतने प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे हैं, उसमें आधा पानी लगता है, कोई पेस्टिसाइड नहीं लगता है, टाइम कम में तैयार होता है और इतना ज़्यादा फाइबर है कि खाने के बाद भूख भी कम लगती है। सारी बीमारी का इलाज वो है। सारे हम जानते थे, सब हमारा ज्ञान चोरी हो गया। ये तो सारा उपनिवेश से अनाज आया, आधी चीज़ें तो पुर्तगाल से आई हुई हैं। आलू पुर्तगाल ला दिया, गेहूँ पुर्तगाल ला दिया, धान अमेरिका होते हुए आ गया और हमारी चीज़ें सब खत्म कर दिया। और सबका बोटेनिकल नेम है, जब है इंग्लिश नेम है तो, और वो अपने उठा के ले गए, हमारे लाइफ स्टाइल को बदल दिया। तो इतिहास ही तो हमको ये बताया है, फिर से काम होना चालू हुआ है। चूँकि यूएनओ जब मिलेट्स डिक्लेयर किया है तो ज़रूरत किया है कि पानी को बचाएगा, फर्टिलाइज़र को बचाएगा, बीमारी को बचाएगा, छोटे ऐसे थोड़ी घोषणा किया है। याद रखिएगा, किसी से पूछ लेगा भी 2-3 दिन है मिलेट्स के ऊपर, आप बोलिएगा दिस इज़ अ फाइन सीरियल्स। तो इतना कंगनी, इतना छोटा होता है और 8 घंटा लगता है उसको पानी में, तब जाके डिजल्व होते हैं उसके फाइबर्स। उसमें भी पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ न्यूट्रल है। मतलब जिसको खाइएगा तो बहुत सब बीमारी ठीक करेगा, जिसको खाइएगा ना ठीक करेगा ना खराब करेगा। और ये चावल और गेहूं निगेटिव सीरियल्स है, ये तो केवल और केवल एसिडिक बना के रखेगा। तो इसलिए इतिहास लेखन की ज़रूरत है। और इतिहास कोई बंद डब्बे में रहने की चीज़ नहीं है कि हो गया लिखा गया बस, इससे आगे कुछ नहीं। बड़ा बड़ा डिबेट होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए और उस पर हर दिन रिसर्च होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि आज मौका मिलेगा तो ये 3 टॉपिक हम जोड़ देंगे अपने रिसर्च में, उसी तरह से कहिए मौका मिलेगा तो जो हाशिए की चीज़ें हैं उसको लाएंगे मेन फोल्ड पे। इतिहास विज्ञान है या कला? अब देखिए ये डिबेट का मैटर है। अब उन्होंने क्या कहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये विशुद्ध विज्ञान है, मैं इस पक्ष में हूँ, ये कला नहीं है। कला क्या है कि मानव की अभिव्यक्ति है, जो हम सोचते हैं उसको अभिव्यक्त करते हैं। कविता में अपनी बात, आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ ये शब्द किसने रख दिया, पेंटिंग उठा के हम कुछ भी कर दिए। तो कला केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, में किसी भी व्यक्ति की मनोदशा है का चित्रण ही कला है। इतिहास में मनमाना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो किसी काम का गुल गोबर इतिहास बनेगा, जो पाकिस्तान का इतिहास है कि देश अपने अस्तित्व को ही नहीं बचा पा रहा है। तो इतिहास शुद्ध विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के ही तर्कों पे आखिर कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिविटी सबको यूज किया जाता है, केमिकल एनालिसिस किया जाता है, तो टोटल साइंस बेस्ड चीज़ है। तो 100% किसी भी विज्ञान से कम इतिहास की औकात नहीं। इतिहास रूखा विषय क्यों माना जाता है? वो शायद इतिहास के नहीं रहे होंगे। कोई भी विषय संसार में रूखा नहीं। इसका जवाब बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों से पूछा कि तुमको किस विषय में मन लगता है, बहुत बढ़िया जवाब, किसी ने मैथ फिजिक्स ही हो। फिर कहा एक बात बताओ कि सांप को कौन विषय अच्छा लगता है। एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला कि मैं बताता हूँ, उसको हिस्ट्री अच्छा लगता है, क्योंकि सांप कैसे बोलता है, एच एच का उच्चारण आता रहता है। बहुत अच्छा, ये तो मुझे भी जानकारी बढ़ा दिए पंडित जी आप। चलिए, इतिहास रूखा विषय क्या और नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया। यदि आप इसी विषय पर पुनः पेश हो तो बताओ, इतिहास रुचिकर बनाने के लिए आप क्या करते? तो वही इन्होंने बताया, स्टोरी टेलिंग करते हैं, कभी कभी बीच में बहुत माइक्रो एक्टिविटी करते हैं। किसी बच्चे को उठाए, बोले 3 बार ताली बजाओ, दिमाग अटेंशन में आ गया, डाइवर्ट हुआ, फिर अटेंशन में लिया। तो अच्छे सुलझे व्यक्ति हैं। प्राचीन काल के बीच में इन्होंने ऋचि, प्राची, गर्जगा, मैत्री, लोपामुद्रा सबका नाम लिया। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य गवर्नमेंट इंडिया, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, का प्रोजेक्ट है, और भी और अन्य स्वास्थ्य की तरह वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चूँकि क्या होता है कि आप खुद कैसे स्टडी कीजिएगा कि सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, सोशल कन्फ्लिक्ट, कल्चरल कन्फ्लिक्ट, वो सबसे ज़्यादा मानसिक रोगी पैदा करता है। मतलब उसकी स्थिति ये है कि ऑलमोस्ट 20% लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है
और वो देश के लिए कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज की बर्बादी है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पे तो किसी चीज़ से कम ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और वो बिहेवियरल चीज़ है, उसको ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन से ज़्यादा व्यवहार की ज़रूरत है, उन तत्वों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है जो उसमें, जिसका उसे अभाव है। इसीलिए कहा कि हर बच्चे का एक प्रोफाइल बनाइए और उसकी पूरी पेरेंटिंग और सब कुछ समझ के एक इंडेक्स से बनाइए, और देखिए कि किसको घर पे क्या नहीं मिलता है। अगर वो आप देने का काम कर दिए तो सोना में सुहागा हो सकता है। अपने प्रशासनिक अनुभव बताइए। बताया इन्होंने। एक प्रिंसिपल के क्या गुण होने चाहिए। बाप रे, कितने से पूछेंगे भाई, मेरा क्वेश्चन आउट किया हुआ है, आप कितने से पूछ रहे हैं। आपको हम प्रिंसिपल क्यों चुने, प्रिंसिपल के तौर पे अपनी एक कमी बताया। इसमें इन्होंने बड़ा बहुत ही शानदार काम किया। इन्होंने बताया कि मैं खाना बनाना नहीं सीखा हूँ, चाय तक कभी पहुँचा हूँ। तो थोड़ा वो लोग मुस्कुराए, बोले नहीं मेरा ये पूछना नहीं था। प्रिंसिपल के रूप में बोला फिलहाल तो मैं गौर नहीं किया हूँ, प्रिंसिपल बनूंगा तो देखूंगा कि कोई कमी है। कमी तो ज़रूर होगी अब में, लेकिन तब पता चलेगा जब बनूंगा तो। अरे जियो जियो पंडित जी, जिंदाबाद। तो इस तरह से इनका बहुत अच्छा रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा करके आएँ, और आप सब भी बहुत अच्छा कीजिए। अब तो मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, अब तो विदाई की बेला है। अब हम सब बहुत जल्दी जुदा होने वाले हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट से जुदा हो जाएंगे। तो फिर अभी तो रूटीन रहती है, आपकी चिंता रहती है, आपको मेरी चिंता रहती है कि वो आएंगे, वीडियो सुनूंगा, और मुझे सुबह से ही पार्क से ही मैं दौड़ के भागता हूँ कि किसी का करंट न खराब हो जाए। उधर एक दो लोगों का थोड़ा बिगड़ा था, तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और प्रकृति की ये नियति है कि कभी बच्चा ही होता है, उसको स्कूल छोड़ने जाते थे, आज अब वो पूरा प्रौढ़ हो चुका है। अब कुछ दिन में उसकी शादी होगी, उसके बच्चे, वही सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता, उसके बाद क्या होगा, तो वही होने आए। तो अब मैं मानसिक रूप से आपसे जुदा होने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब मात्र 1-2 दिन की बात है, विदाई की बेला आ ही जाएगी। फिर आपकी मिठाई का इंतज़ार करूँगा, फिर आप मेरे डायरी में आपके नंबर होंगे, और फिर कभी गाहे बगाहे चर्चा होगी। जय हिंद।